सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम क्या सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट फेस एंड डिराइव फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई। फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई फॉर फॉलोइंग सर्किट्स। तीन सर्किट पढ़ेंगे हम। एसी सर्किट विद रजिस्टर, एसी सर्किट विद इंडक्टर, एसी सर्किट विद कैपेसिटर। सो इस चैप्टर में हम जो काम करने वाले हैं उसमें हम क्या तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस पढ़ेंगे। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैपेसिटर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया है। रजिस्टर के बारे में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। जो ये तीसरा है इंडक्टर, ये कुछ नया है जो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, कोयल आपने पढ़ी है, यूनिट नंबर 4 में ही पढ़ी है और यूनिट नंबर 3 में भी थोड़ा इसके बारे में है। तो कोयल को ही इंडक्टर बोलेंगे यहाँ पर। सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ ली है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने पढ़ लिया है। तो ये तीनों डिवाइसेस का अब हम वर्किंग देखेंगे, कैसे ये वर्क करते हैं और इनका हम फेज रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। ई यहाँ पे वोल्टेज है या ईएमएफ है, आई यहाँ पे करंट है। बेसिकली ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था वी आई ग्राफ, तो वही हम इसका ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, फेज। तो पहले फेज के बारे में पढ़ते हैं, फेज है क्या। तो व्हाट इज फेज? द एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये हम पढ़ रहे हैं पहले से ही। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये दोनों हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस को, ठीक है। और I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, कोस ओमेगा टी भी हो सकता है। सिमिलरली E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी, डिपेंडिंग वो जो वेव है वो कहाँ से स्टार्ट कर रही है। अगर वो जीरो से स्टार्ट कर रही है तो वो साइन वेव है, और अगर वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रही है तो वो कोसाइन वेव है। तो यहाँ पर ये जो साइन के साथ जो इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, एंगल भी बोल सकते हैं और इसका एक और नाम भी है आर्ग्यूमेंट। द एंगल विथ साइन और एंगल और आर्ग्यूमेंट विथ साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। एंड what does phase do? It explains position and direction of the particle. Okay, अब हम दो पार्टिकल्स को सेम फेज में कब बोल सकते हैं? सेम फेज, particles are said to have same phase if their zero, maximum and minimum values lies at the same time. अगर उनका maximum zero और minimum values lie कर रही है सेम टाइम पर, तो हम उन्हें सेम फेज में, दो पार्टिकल्स को हम सेम फेज में बोल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये दो वेव्स हैं, एक करंट की है और एक आपके पास वोल्टेज की है या ईएमएफ की है। जो ई की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये देखो, ये जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड होता है ये, तो ये वैल्यू ज़्यादा है ई के लिए, ठीक है। आई के लिए कम वैल्यू है, लेकिन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बिल्कुल सेम टाइम पे आ रहा है। इस टाइम को बोल देंगे T/2, ठीक है। और जीरो भी सेम टाइम पर है, ठीक है, या T/4 भी बोल सकते हो यहाँ पर आप। और उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है वो भी सेम टाइम पर आ रही है। तो ये दोनों वेव सेम फेज में है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है इनका, ई नोट और आई नोट की वैल्यू अलग अलग है, बट इनका फेज सेम है, बिकॉज इनका जो जीरो है वो भी सेम टाइम पे आ रहा है, मैक्सिमम भी सेम टाइम पे आ रहा है और मिनिमम भी सेम टाइम पे आ रहा है। उसके बाद फेज डिफरेंस, पार्टिकल्स आर सेड टू हैव सम फेज डिफरेंस इफ देयर जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लाइज एट डिफरेंट टाइम्स या डज नॉट लाइज एट सेम टाइम। अब देखो, जैसे यहाँ पर जो ई वाली जो वेव है उसका जब जीरो है, तो जो आई वाली वेव है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो ई जब जीरो पे है, आई वाला मैक्सिमम वैल्यू पे है। उसके बाद जब आई वाली जो वेव है वो जब जीरो पे आई, जीरो वैल्यू पे आई, तो ई वाला मैक्सिमम पर है। तो इनमें फेज डिफरेंस है, बिकॉज जब इसका जीरो आ रहा है एक वेव का, दूसरी वेव का मैक्सिमम आ रहा है। तो ये अलग अलग टाइमिंग्स पे इनके जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू है, तो ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है। अब हमने सर्किट के बारे में पढ़ना है।
सो बेसिकली आज हमारे पास ये तीन टॉपिक्स है जो हमने पढ़ने हैं। ये एसी सर्किट विद रेजिस्टर, एसी सर्किट विद इंडक्टर, एसी सर्किट विद कैपेसिटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम इनका इंडिविजुअल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, फिर हम इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे जिसे हम बोलते हैं LCR सर्किट। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th CBSE बोर्ड फिजिक्स। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन कॉम्बाइंड इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें इंडिविजुअल को पढ़ना पड़ेगा। पहले हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टर, फिर हम कैपेसिटर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक एसी सर्किट विद रजिस्टर, ये हमारा टॉपिक है एसी सर्किट विद रजिस्टर। ओके, पहला टॉपिक हमारा ये है। सबसे पहले तो एक सर्किट बनाते हैं। ये हमने एसी सप्लाई दे दी और हमने सर्किट में रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर की रेजिस्टेंस R, ठीक है, इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कितनी होगी? R हो गई। तो अब देखो हमें पता है कि जो EMF है, वो होगा E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यही हो गया आपके पास वैल्यू, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। और हमें ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां से सबसे पहले तो हम I का फॉर्मूला बना लेते हैं, V अपॉन R। लेकिन हमारे पास यहाँ पे EMF बन रहा है, तो वोल्टेज की जगह हम यहाँ पर EMF ले लेंगे। तो I इज इक्वल टू E बाई आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे फिर, अब 1 में 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो I इज इक्वल टू E की जगह आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे R, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब I की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, वो कब किस पे डिपेंड करती है? साइन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो I की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू I नॉट इफ, लेकिन कब होगी आई नोट की? आई नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है? इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो पुट कर दे इक्वेशन में। तो आई की जगह क्या पुट कर देंगे? आई नोट पुट कर देंगे और साइन ओमेगा टी की जगह ये ई नोट बाय आर, साइन ओमेगा टी की जगह 1 पुट कर देंगे। तो आई नोट की वैल्यू आ गई ई नोट बाय आर, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट कर देंगे। तो ई नोट बाय आर किसकी वैल्यू है? आई नोट की। तो हमारे पास क्या आ गया? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कंपेयरिंग द फेसेस, कंपेयरिंग द फेसेस ऑफ इक्वेशन 2 एंड 5, कंपेयरिंग द फेसेस ऑफ इक्वेशन 2 एंड 5। ओके, अब कंपेयर करेंगे फेसेस को, इक्वेशन 2 और 5 को, ठीक है। 2 का फेस क्या है? फेस क्या होता है? मैंने क्या बताया अभी आपको? फेस होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन। तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी का आर्ग्यूमेंट क्या है? ओमेगा टी। और 5th में I इज इक्वल टू आई नोट साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है? ओमेगा टी।
तो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, इसका मतलब बोथ आर इन सेम फेस। तो कंपेयरिंग द फेसेस ऑफ 2 and 5, it proves that for a circuit containing resistor E and I are in same phase, दोनों सेम फेज में। तो वो जो पहले वाला जो डायग्राम था जो हमने दिखाया था यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, हमारे पास E की वैल्यू कितनी है, E नोट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू भी हमारे पास I नोट साइन ओमेगा टी है। तो दोनों का फेज सेम है। तो जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये आपकी हो गई E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। अब हम ड्रॉ करेंगे I की वैल्यू, तो ये हो गया आपके पास डॉटेड वाला I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। तो देखो दोनों का जीरो सेम टाइम पे आएगा, दोनों का मैक्सिमम भी सेम टाइम पे होगा, दोनों का मिनिमम भी सेम टाइम पे। तो इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि फॉर अ सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर बोथ E एंड I आर इन सेम फेज। तो रजिस्टर के केस में दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास, फेसेस कंपेयर कर लिए हमने इसमें। अब इसमें हम एक और चीज इसमें ऐड करेंगे, फेजर डायग्राम। क्या करेंगे हम इसका, फेजर डायग्राम। तो अगर हम फेजर डायग्राम देखें यहाँ पर, ये तो वेव्स की फॉर्म में आ गया। अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो उसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन और इसमें I और ER। जैसे हम वेक्टर्स की बात करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, I भी इस डायरेक्शन में और ER भी इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। तो ये भी आपने बनाना। ये हो गया आपके पास वेव डायग्राम, ये आपका फेजर डायग्राम। डन। तो अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AC सर्किट विद इंडक्टर। तो मैं सेम सर्किट को यूज करूंगा, बस अब एक काम करूंगा, पहले करते हैं AC सर्किट विद कैपेसिटर। ओके, ये कर रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एक कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर लगा दिया हमने एक, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C। देखो आपका मेन काम क्या है, जो EMF है उसकी जो इक्वेशन है वो E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी ही रहेगी, लेकिन जो आपका I है, करंट है, उसकी आपने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप देखो। तो हमने कैपेसिटर लगा दिया एक, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CE। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैपिटल C आएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है।
यहाँ पे हम v की जगह क्या ले रहे हैं, e ले रहे हैं हर जगह, बिकॉज EMF की बात कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू CE हो गया, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है E किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई C E नोट साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, अब मुझे I की इक्वेशन निकालनी है, तो चार्ज से मैं करंट निकाल सकता हूँ, ईजिली निकाल पाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं इजीली, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, I का फॉर्मूला होता है ना dQ/dt, तो अगर मैं इस Q की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मैं I निकाल सकता हूं। तो देखो, अगर मैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t ना, तो dQ/dt इज इक्वल टू C E नोट, ये कांस्टेंट हो गए, साइन ओमेगा टी की कॉस ओमेगा टी, और फिर उसके आर्ग्यूमेंट की ओमेगा, और dQ/dt किसकी वैल्यू होती है, करंट की। I इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, C E नोट, ओमेगा को मैंने साथ में लिख लिया, और कॉस ओमेगा टी, ये आ गई। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। अब अगेन I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, या I की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कोस ओमेगा टी पे डिपेंड करती है। तो मतलब जब कोस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज +1, तो तब I की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे, I इज इक्वल टू I नोट इफ कंडीशन अप्लाइड cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो पुट कर देंगे, I की जगह I नोट आ जाएगा, cos ओमेगा टी की जगह 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या बचेगा, C E नोट ओमेगा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 4 आ गई, इसको पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो C E नोट ओमेगा की वैल्यू कितनी है, I नोट I ना, तो I इज इक्वल टू I नोट cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 5। अब हम T रेशोज का यूज करेंगे, और हम इस cos ओमेगा टी को चेंज करेंगे, cos ओमेगा टी को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हम cos ओमेगा टी को साइन में चेंज करेंगे, बिकॉज हमें कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 2 से, तो वहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोसाइन होगा, तो उसे कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोस को कन्वर्ट करेंगे साइन में टी रेशियोज की हेल्प से। I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 हो गई, तो हमारे पास 2 आ गए यहाँ पर। तो अब हम दोबारा से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द फेसिस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 6। नाउ 6 आ गया, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, देखो इधर containing capacitor only, ओनली जो देखो E का जो फेस है वो है ओमेगा टी,
और आई का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब जो करंट है वो ईएमएफ से पाई बाय टू के एंगल से लीड कर रहा है। ओनली करंट विल लीड ईएमएफ बाय पाई बाय टू। पाई बाय टू के एंगल से लीड कर रहा है करंट। किस केस में? कैपेसिटर केस में पाई बाय टू से लीड कर रहा है करंट। ओके, पहले जो अभी आपका रजिस्टर था उसमें दोनों सेम फेस में थे, लेकिन इसमें करंट लीड कर रहा है। तो अब देखो कैसे बनाएंगे हम इसका फेजर वेव डायग्राम। पहले तो हम बनाएंगे इसका ईएमएफ ऐसे, ये ईएमएफ हो गया। तो ईएमएफ के लिए E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। डन। लेकिन जो करंट है वो पाई बाय टू एंगल पे, मतलब ये जब जीरो पे है तो करंट यहां होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो ये जो डॉटेड वाला हो गया, ये हो गया I इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, या आप इसको कन्वर्ट करके साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिलेशन। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा हमारे पास? इसमें करंट लीड कर रहा है, तो करंट यहाँ और ये EC। देखो करंट लीड कर रहा है और कितने एंगल से लीड कर रहा है? पाई बाय टू। पाई बाय टू स्टैंड्स फॉर 90। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है। पहली बात तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? एज वी नो व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, लेकिन यहाँ तो हमने रजिस्टर लगाया नहीं अपने सर्किट में, यहाँ तो हमने सर्किट में कोई रजिस्टर नहीं लगाया। तो अब क्या हो रहा है ऐसा? तो क्यों ये चेंज आ रहा है? तो देखो यहाँ पर ये चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज अब कैपेसिटर के अंदर कोई रेजिस्टेंस का पार्ट कौन प्ले कर रहा है? यहाँ पर हम एक नई टर्म निकालेंगे, रिएक्टेंस। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बिकॉज यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं लगा, लेकिन स्टिल देयर विल बी अ रोल ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे एक नई टर्म है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन 3 में क्या लिखा हुआ है? I इज इक्वल टू C E नोट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। सॉरी, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 ले तो उससे और इजियर हो जाएगा हमारे पास। वेट, तो हम इक्वेशन नंबर 4 लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 लेंगे, उसमें क्या लिखा है हमारे पास? आई नोट इज इक्वल टू C E नोट ओमेगा। ठीक है, ये लिखा है आई नोट इज इक्वल टू C E नोट ओमेगा। तो अब क्या करेंगे हम इसको? आई नोट इज इक्वल टू E नोट 1/C ओमेगा। अगर मैं इसे लिख दूं तो इज इट रॉन्ग? कैन आई राइट लाइक दिस? अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x और मैं इसको लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एक्स x अपॉन 1/2, इज इट रॉन्ग? नो, मैथमेटिकली इट इज नॉट रॉन्ग। तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पर x 1/2, इसको ई नोट 1/c ओमेगा। अब हम ऐसे कर क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में, तो आइए बताते हैं आपको। ये आ गया आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन 1/c ओमेगा, डन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम आई नोट देखें तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय आर, जो हमने रजिस्टर केस में किया है, ई नोट बाय आर है। ओके, तो आई नोट सेम है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, आई नोट इज देयर, ई नोट इज देयर, बट आर की जगह यहां पर कौन सी टर्म रोल प्ले कर रही है आर का? 1/c ओमेगा, 1/c omega. So here in a circuit where it only contains a capacitor, this 1/c omega term is playing the role of resistance, is playing the role of resistance. That is why there is a variation in E and I. Okay, so this 1/c omega, so here R is equal to 1/c omega, and it is known as capacitive reactance Xc. It is noted by Xc. So अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो डेफिनेशन ये बनेगी इसकी कि it is the resistance offered by a circuit containing capacitor only, capacitor only. Okay, it is known as capacitive reactance, capacitive रिएक्टेंस। ओके, और इसके जो यूनिट होगी वो होगी ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होगी ओम। अब यहाँ पर एक और इसमें अगर हम एक्सपेंड करें तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा की एक वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है आपके पास, तो समझ में आ गया एक्स सी क्या है यहाँ पर? Xc is capacitive reactance, capacitive reactance. Xc is capacitive reactance. Okay, capacitive reactance, and it is the resistance offered by a circuit which contains only capacitor. Okay, and its unit is ohm. इसकी यूनिट है ओम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। डीसी को ब्लॉक क्यों करता है कैपेसिटर? बिकॉज, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम, because for DC के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो गई, XC का फॉर्मूला क्या है? 1/c2 पाई, और न्यू की वैल्यू कितनी है DC के लिए? 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। So, if DC current flows through a capacitor, it will offer infinite resistance. Infinite resistance offer करेगा, अगर कैपेसिटर में से आप DC पास कराओगे, then it will offer infinite resistance, और अगर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया तो करंट will not flow. That is why a capacitor blocks DC. It is 1 mark question, good 1 mark question. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आपको फ़ायदा करेगा। तो दैट इज वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, बिकॉज फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0 एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस विल बिकम इनफाइनाइट, और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर?
सो ये हमारा एक और टॉपिक हो गया। तो लास्ट टॉपिक है हमारा एसी सर्किट विद इंडक्टर। ये आपका आज का होमवर्क भी होगा, ठीक है। एसी सर्किट विद इंडक्टर मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ। पीपीटी मैंने आपको या पीडीएफ मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखी है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले तो कैपेसिटर की जगह यहाँ पर इंडक्टर लगाओगे, कोयल, और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस लोगे एल। क्या लोगे इसकी सेल्फ इंडक्टेंस? एल। अब हम कर रहे हैं इंडक्टर का केस। तो इंडक्टर के केस में क्या आएगा, तो सबसे पहले सर्किट बनाते हैं एक छोटा सा। ये आपकी कोयल हो गई, उसको आपने एसी सप्लाई दे दिया, इसकी इंडक्टेंस है एल, कैपिटल एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, एल इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी। तो फॉर्मूला बनाते हैं फिर हम। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन एल, ठीक है। तो डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर दोगे, तो डी आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क है। कैसे करोगे आप इसको इंटीग्रेट, देखो इधर E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से डी आई की वैल्यू आ गई ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके आपका आएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखो जो ई का है आपके पास ई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब इसका जो फेस है आपके पास ओमेगा टी है, और आई का जो फेस आ रहा है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इस कंडीशन में करंट लैग करेगा, करंट विल लैग, ओके, करंट लैग करेगा। तो आपके पास जो आपके पास का डायग्राम बनेगा, ये ईएमएफ की है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस बार जो आपकी करंट की जो वेव है जो रेड में दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, वो माइनस से स्टार्ट होगी या मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी, बिकॉज इसमें आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ओके। और इस कंडीशन में जो रिएक्टेंस होगी इसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट इसकी ओम है, और इसकी वैल्यू होगी एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे पास
कैपेसिटर के लिए भी है, कैपेसिटर के लिए ऐसे डायग्राम बनेगा आपके पास, ओके। सो दिस इज, और कैपेसिटर, तो अब तक जो आज का हमारा जो कंक्लूजन है कि आज हमने 3 टॉपिक्स किए, एसी सर्किट विद इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। इन केस ऑफ रजिस्टर बोथ E एंड I आर इन सेम फेज। इन केस ऑफ इंडक्टर EMF लीड्स करंट by pi by 2, और you can also say current lags behind EMF by pi by 2। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, और जो लास्ट है कैपेसिटर के केस में, उस केस में करंट लीड्स EMF by pi by 2, okay। So I hope you understand all these things, so thank you very much।